हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पाचन तंत्र से संबंधित है। आपने यदि इसको कंप्लीट कर लिया तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हम सभी को कंप्लीट डिटेल में करेंगे और सभी को डायग्राम के साथ देखेंगे ताकि याद भी आसानी से हो जाए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए देखते हैं क्या होता है पाचन तंत्र, कैसे काम करता है, पहले समझते हैं। भोजन के जटिल अणुओं को यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सरल अणुओं यानी सिंपल मॉलिक्यूल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाती है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन की क्रिया में भोजन के जटिल अणुओं को पाचन तंत्र के माध्यम से सरल अणुओं में बदला जाता है तथा उससे प्राप्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा हमारी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होती है तथा इस क्रिया में एंजाइम और अम्ल पाचन क्रिया में सहायता का कार्य करते हैं। अब हम वीडियो के माध्यम से आसानी से समझेंगे किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, जिसमें कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग के साथ ही उसमें लार मिलता है। तत्पश्चात वह सारा भोजन हमारे ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। उसके पश्चात भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। यहाँ पर भोजन में पाचक एंजाइम मिलते हैं। यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसके पश्चात अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है तथा गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल। इन सभी की आवश्यकता होती है क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन सब की पूर्ति हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण एवं जल से प्राप्त होता है। पोषक तत्व को हम अलग से वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम केवल पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोस हो या कोई भी भोजन हो, हमारी शरीर इसको नहीं समझती। हमारी शरीर केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को समझती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब भोजन के जटिल रूप हैं, लेकिन जब इन सब का पाचन होता है ये सब सरल अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, वसा वसी अम्ल में टूट जाता है। तत्पश्चात इससे हमारी कोशिका को एनर्जी प्राप्त होती है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में होती है, जैसे पहला है अंतग्रहण, भोजन को मुख में लेना। दूसरा है पाचन, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना। तीसरा है अवशोषण, पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचाना यानी ऊर्जा के रूप में। चौथा है स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना। और पांचवा है मल परित्याग, अपचे भोजन को त्यागना। इन सभी को आगे हम डिटेल में करेंगे। मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला है आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दूसरा है सहायक पाचन ग्रंथियाँ, जिसे हम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आइए देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमारा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा शामिल हैं। और सहायक पाचन ग्रंथियाँ में हमारा है लार ग्रंथि, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत्र ग्रंथि मौजूद होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग है माउथ एंड बकल कैविटी। इसमें पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जिसमें कि 3 भाग हैं, दांत, जीभ, लार ग्रंथि जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, याद रखिएगा मुख गुहा से। जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं यानी चबाते हैं, उसके बाद उसमें एक टालिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। जो मिलता है तो वह किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और किस में परिवर्तित करता है, वह माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आप कोई भी मीठा वस्तु अपने मुख में रखते हैं, मुख में रखने के पश्चात क्या होता है, वह घुलने लगता है, यानी कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस पदार्थ का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा या कोई नहीं। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुखगुहा से शुरू होता है। अब हम दांत के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि दांत भी हमारे पाचन तंत्र के हिस्सा हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है, खाने को काटने के लिए कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। रत्नक दांतों का उपयोग भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है, जिसे हम कैनाइन कहते हैं। तीसरा है, अग्रचौड़क का उपयोग भोजन को मोटा पीसने के लिए किया जाता है, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा है, चौड़क का उपयोग भोजन को बारीक पीसने के लिए किया जाता है, जिसे हम मोलर कहते हैं। अब इसके बारे में और भी समझ लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल अवस्था में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, बाल अवस्था में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वयस्क अवस्था में कितने दांत पाए जाते हैं, तो वयस्क अवस्था में 32 दांत पाए जाते हैं। ये आपके चारों इस प्रकार के दांत होते हैं, इसको देख लीजिए। वयस्क में दांतों की संख्या निकालने का फार्मूला है 2123, जिसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा ऊपर भी 16 और नीचे भी 16 आ जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने हैं, तो इन सब का निकालने का फार्मूला है 2123 से। आपका पहले हो जाएगा इंसीजर, उसके बाद आपका कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा कि ऊपरी जबड़ों में इंसीजर की संख्या, तो उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। पहले कितना है 2, और 2 से गुणा कर दिया हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी को निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं दूध के दांतों की संख्या, यानी कि बाल्य अवस्था में दांतों की संख्या निकालने का फार्मूला। तो आपका होता है 2102, जिसमें कि इसमें प्री मोलर नहीं होता है, मोलर होता है लेकिन प्री मोलर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम दांतों की संख्या निकाल लेंगे। दूध के दांतों की संख्या इस प्रकार से दिया है, 4 आपका सेंट्रल इंसीजर हो गया, 4 लेटरल इंसीजर, 4 कैनाइन, 4 फर्स्ट मोलर और 4 सेकेंड मोलर। आपका दूध के दांत में प्री मोलर नहीं होता। याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होता है, तो कौन सा, प्री मोलर। याद रखिएगा, तो इस प्रकार से हम दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, उसको हम देख लेते हैं। दांत का ऊपरी भाग एनामेल का बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे मजबूत यानी कठोर भाग कौन सा है, तो बताइएगा एनामेल होता है। दांतों की संरचना में हम देखते हैं कि सबसे ऊपरी भाग को एनामेल, उसके बाद डेंटाइन, फिर पल्प, फिर रूट कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। डेंटाइन जो है आपका रूट कैनाल से जुड़ा है। इसी वजह से जब आपका एनामेल घिस जाता है तो डेंटाइन के संपर्क में आने से कोई भी आप मीठा या ठंडा या गर्म पानी पीते हैं तो आपके दांतों में लगता है। अब हम लार ग्रंथियों के बारे में, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो पहला है आपका पैरोटिड ग्रंथि, जिसे हम कान के नीचे पाई जाती है। यह सबसे बड़ी तथा यह 2 होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सा होगा, पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, जो जीभ के पीछे होती है और यह सबसे छोटी होती है। इसको भी याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी को याद रखिएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तीसरा देखते हैं सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। यह निचले वाले जबड़े में पाई जाती है। यह 70 से 75% लार उत्पादित करती है। याद रखिएगा, और हमारे मुख से लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का प्रतिदिन स्रावित होता है। मनुष्य के भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि लार का श्रावण करती है। लार में 99% जल और 1% एंजाइम होता है। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा अवरोधित कर देता है और लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुख में बैक्टीरिया को मारता है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। लार ग्रंथि से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा है टालिन नामक एंजाइम। पहला लाइसोजाइम को देखते हैं। लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि लाइसोजाइम मुख में बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा देखते हैं टालिन।
टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। जो टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब हम लार ग्रंथि में होने वाली बीमारी को समझ लेते हैं। कभी कभी पायरोटिड ग्लैंड विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाता है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तब इसे हम मम्प्स यानी गलसुआ नामक बीमारी कहते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पायरोटिड ग्लैंड में सूजन हुआ है। अब हम पाचन तंत्र के अगले भाग को देखते हैं, जो कि जीभ है। जीभ एक मोटी एवं मांसल रचना होती है और जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर, जिसे पेपलिया कहते हैं, होते हैं, जो कि स्वाद कलियां कहते हैं। यह स्वाद का पता लगाने का काम करती है। जीभ का काम है भोजन में लार को मिलाना, और जीभ से हमें टेस्ट का भी अनुभव होता है। आपके एग्जाम में जीभ के भाग से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा भाग किस स्वाद का पता लगाता है, तो उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी एक प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अगर जीभ के हम अगले हिस्से को देखें तो वहाँ से मीठा का पता लगाता है, और जीभ के हम पार्श्व किनारों पर देखें तो वहाँ पे नमकीन का अनुभव लगता है, और उसी प्रकार से हम अंदर पार्श्व किनारे पर जाएं तो वहाँ पे खट्टे का अनुभव होता है, और लास्ट में यानी जीभ के पीछे जाएं जहाँ पे कड़वे का अनुभव होता है। तो हमने जीभ को भी समझ लिया। यहाँ से भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पाचन तंत्र का अगला भाग है ग्रास नली। ग्रास नली के बारे में जानते हैं, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। हमने आपको बताया कि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम मुख में भोजन लेते हैं, फिर भोजन को हम दांतों के द्वारा काटते हैं, पीसते हैं यानी च्युइंग करते हैं। फिर उसमें हम लार, जीभ के द्वारा लार को मिलाते हैं, जिसमें लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। वहाँ पे स्टार्च का पाचन होता है, और उसके पश्चात भोजन हमारे आहार नाल से होते हुए यानी कि इसोफेगस में चला जाता है। ग्रास नली पूर्णतः मांसपेशी से बनी संरचना होती है, जो लगभग 10 इंच यानी कि लगभग 25 सेमी लंबी होती है, जो कि अमाशय में खुलती है। यह केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करती है। याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि वह पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जिसमें पाचन नहीं होता है, तो इसोफेगस। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रमाकुंचन यानी कि पेरिस्टालसिस क्रिया के द्वारा भोजन को नीचे ले जाया जाता है। पाचन तंत्र का अगला भाग अमाशय यानी स्टमक के बारे में अध्ययन करते हैं। यह मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय आहार नाल की सबसे चौड़ी भाग होती है, जो कि थैलीनुमा संरचना होती है। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जहाँ से कि जठररस स्रावित होता है। जठररस में आपके 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और रेनिन जो आपका दूध में घोली प्रोटीन, जिसे हम कैसिनोजन कहते हैं, वह कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। अब आपका प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बनता है कि किसका पाचन अमाशय से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, आपका प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। अब उसके बाद प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, अब हम अमाशय के बारे में और जान लेते हैं। अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपर वाला भाग जो हृदय के नज़दीक होता है, उसे हम कार्डियक पार्ट कहते हैं। बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं, तथा सबसे नीचे वाले भाग को पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। अमाशय के हम कार्डियक भाग को देखते हैं। कार्डियक में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे HCl अम्ल का स्रावण होता है। यह जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और भोजन को अम्लीय बना देता है, तथा साथ ही एंजाइमिक क्रिया को तीव्र कर देता है। अब आप सोचेंगे कि HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे शरीर को जला देता है, लेकिन हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? इसलिए जलाता क्योंकि हमारे अमाशय में की दीवारों पर म्यूकस की एक पतली झिल्ली होती है। म्यूकस की यह लेयर हमारे पेट को HCl से रक्षा करती है। अब अमाशय के फंडिक भाग को देखते हैं। फंडिक यह भोजन को अधिक समय तक रोक कर रखती है। इसमें रुझी पाई जाती है, जिसकी संरचना कांटे नुमा होती है। भूख लगने पर रुझी हमें चुभती है। यह पेट की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है और भोजन को समायोजित करने के लिए पेट को फैलने देता है, और भोजन पचाने के लिए उसे रोक कर रखता है।
अब तक हमने जो पाचन के बारे में पढ़ा उसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। किस प्रकार से हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसे दांतों के द्वारा च्युइंग किया जाता है, यानी उसके टुकड़ों में बांटा जाता है। टुकड़े करने के पश्चात उसमें जीभ के द्वारा लार को मिलाया जाता है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है आपका लाइसोजाइम। जो टाइलिन होता है वह आपके स्टार्च का पाचन करता है और लाइसोजाइम जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करता है। उसके पश्चात भोजन आपका ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन आपका 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। वहाँ पे अमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं और जठर ग्रंथियों से आपका 2 एंजाइम निकलता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। जो पेप्सिन होता है आपका प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और रेनिन जो होता है आपका दूध में घुली हुई प्रोटीन को, जिसे हम कैसिनोजन कहते हैं, उसे कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। आप इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि हमने जो भी पार्ट बाय पार्ट पढ़ाया सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हैं हम आपको वहाँ पे बताते जा रहे हैं। हमने बताया कि पेप्सिन है जो आपके प्रोटीन का पाचन करता है और भोजन में आपके मौजूद प्रोटीन का पेटोन में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार से आपका रेनिन है, यह दूध को पचाने में सहायक होता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कि यह बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। यह दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इन सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अमाशय के बाद आपका भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी औसत लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फीट होती है। अमाशय में भोजन की क्रिया संपन्न होने के बाद छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया होती है। लगभग आपका संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होती है। पाचन संबंधी कार्य सबसे अधिक छोटी आंत में होती है। छोटी आंत के भागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जजनम, तीसरा है इलियम। आप फिगर के माध्यम से समझ रहे होंगे कि कहाँ से आपका ड्यूडेनम है, कौन सा भाग जजनम है और कौन सा भाग इलियम है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा ड्यूडेनम आपका अमाशय से जुड़ा हुआ है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले अमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में किस भाग में पहुँचता है, ड्यूडेनम में, जजनम में, इलियम में। तो किस में पहुँचता है, ड्यूडेनम में पहुँचता है। और यहाँ पे अवशोषण की भी क्रिया होती है। ठीक है, छोटी आंत में अवशोषण की यानी कि यहाँ से पचे हुए भोजन से एनर्जी प्राप्त किया जाता है। हमने देखा कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है क्योंकि यहाँ पे पाचक एंजाइम आके मिलते हैं। जैसे आपका लीवर से पित्त रस स्रावित होता है वह भी छोटी आंत मिलता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भी आके छोटी आंत में ही मिलता है। इसलिए भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि छोटी आंत में किसका पाचन होता है। तो यहाँ पे आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सबका पाचन छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, देखते हैं लीवर। लीवर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का निर्माण करती है जिसे पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। आपको चित्र में लीवर दिख रहा होगा। हम लीवर के एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सबको कवर करेंगे। और उसके बाद आपका है पित्ताशय। पित्ताशय जो कि नाशपाती के आकार की एक थैली है जिसमें यकृत से निकले पित्त रस जमा होता है। पित्त रस जो आपका हल्का क्षारी पीले रंग का होता है जिसका मान जो पीएच मान होता है वह 7.7 होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका अमाशय में जो भोजन पचा होता है और उसमें जो HCl मिला होता है उसके बाद अमाशय से पचा हुआ भोजन आपका छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में आने के बाद वहाँ पे आपका जो पित्त रस मिलता है और वहाँ पे भोजन क्षारी हो जाता है क्योंकि पचने के लिए क्षारी होना आवश्यक है। यह भोजन को क्षारी माध्यम कर देता है। आगे देखते हैं, पित्ताशय में जब पथरी का निर्माण हो जाता है तो वह ठीक नहीं होता, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। अब हम पित्त के बारे में जानते हैं। पित्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है पित्त लवण जिसे हम बाइल साल्ट कहते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो NaSO3 के रूप में होता है जो कि फैट को तोड़ने का काम करता है।
दूसरा है पीतवर्णक, जिसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है बिलिरुबिन, यह जो पीले रंग का होता है, और दूसरा है बिलिवर्डिन, जो कि हरा रंग का होता है। बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं, जो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से यह खून से लीवर में नहीं जाता, यह लीवर द्वारा फिल्टर नहीं होता, तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीलिया हो जाता है। जिस प्रकार से हमने जाना कि जो आपका पित्त होता है वह फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है, उसी प्रकार से अब हम अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस के बारे में देखेंगे। अग्नाशय आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दो प्रकार से काम करती है। अग्नाशय और लीवर के बारे में हम अलग से वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम पाचन तंत्र के हिसाब से देख रहे हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है और यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.8 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और यह कहाँ मिलता है? यह आपके छोटी आंत में मिलता है। इसलिए हमने आपको बताया था कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में या कहीं नहीं? तो आपका उत्तर होगा कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कौन कौन से? वह है आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसको याद करने का तरीका, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को हम निम्न प्रकार से याद कर सकते हैं, जो कि हमने ट्रिक बनाया है टॉल। कुछ नहीं करना है, बस आपको टॉल को 20 से 25 बार टॉल 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 करना है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। टी का मतलब है ट्रिप्सिन और ए का मतलब है एमाइलेज, एल का मतलब है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। एमाइलेज जो कि आपका स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है। उसी प्रकार से लाइपेज आपका वसा को ग्लिसरॉल व वसी अम्ल में बदल देता है। यानी कि ये सब जो पॉलीपेप्टाइड है, शर्करा है और ग्लिसरॉल व वसी अम्ल है, ये सब भोजन के सिंपल रूप हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, आपका वसा है, उन सब को पचने के बाद, यानी कि उन सब का पाचन होने के बाद आपका ये सब सिंपल अणु में बदल गए हैं। हमने देखा कि पाचन का सबसे अधिक काम छोटी आंत में होता है और छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ड्यूडेनम। यह आमाशय की एक यू लाइक संरचना होती है, जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होता है। यह एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। दूसरा भाग है आपका जजनम। यह ड्यूडेनम के आगे वाले भाग जजनम कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जजनम में पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता। उसके बाद है आपका इलियम। यह छोटी आंत का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। जब भोजन छोटी आंत में आता है तो वहाँ पे निम्न एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है कि पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता है। उसके बाद है आपका सुक्रेज। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद है आपका माल्टेज। यह माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद है आपका लैक्टेज। यह लैक्टेज आपका लैक्टोज को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदल देता है। उसके बाद आपका है लाइपेज। लाइपेज जो कि फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में कंप्लीट होता है। जो आंतरिक रस होता है यह क्षारीय होता है, क्योंकि आमाशय में जो भोजन होता है वह अम्लीय होता है और आंत में आने के बाद उससे क्षारीय बना जाता है, क्योंकि पचने के लिए क्षारीय होना जरूरी होता है। आपको पता है कि प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस निकलता है, जो कि भोजन के पचाने का कार्य करता है। भोजन के पचने के पश्चात यहाँ पे छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब कि भोजन के पचने के पश्चात भोजन का रुधिर में पहुँचना अवशोषण कहलाता है और यह क्रिया बिल्ली के द्वारा की जाती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के कार्य छोटी आंत में मौजूद विलाय के द्वारा होता है।
भिलाई के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण कार्य आसानी से किया जाता है। आप फिगर में देख रहे हैं किस प्रकार से भिलाई का स्ट्रक्चर है और वहाँ से अवशोषण कार्य होता है। छोटी आंत में अपचित भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता। इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है सीकम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। सीकम पेट के दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। बड़ी आंत की औसत लंबाई 1.5 मीटर यानी कि 5 फुट लगभग होती है और छोटी आंत की औसत लंबाई 6 से 7 मीटर यानी कि 20 से 23 फुट होता है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, यह अनुपयोगी भाग है। कभी कभार इसमें भोजन चले जाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, जिसे काटकर निकालना पड़ता है। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है मुंह, दूसरा है यकृत, तीसरा है पेट और डी है आंत। इस प्रश्न का उत्तर हमने बताया था क्या होगा, मुख से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन्स का। तो हमने बताया था कि सर्वप्रथम मुंह में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आपका आमाशय से चालू होता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? पहला है ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज। तो इस प्रश्न का तो हो जाएगा आपका एमाइलेज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका छोटी आंत में मानव शरीर का अधिकांश भोजन पचता है। तो दोस्तों, आज का पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।